friends, in this video we are going to study about mTOR pathway, which is also called AKT/PKB signaling. mTOR pathway is used for cell growth and cell division. तो जितनी भी सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन होती है उसके लिए mTOR पाथवे का यूज़ किया जाता है. यहाँ पे इस पाथवे में जो हम लाइगेंड यूज़ करते हैं दे आर मोस्टली ग्रोथ फैक्टर्स विच इंक्लूड्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन. रिसेप्टर्स यहाँ पे यूज़ होगा दैट इज़ दी आरटीके, दैट इज़ रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज. इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे जो हमारे पास mTOR है इट इज़ दी मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन. ये जो mTOR है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन कराता है ये वो है. सो mTOR रिप्रेजेंट्स दी मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन. यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है ये सबसे पहले इनिशियली प्रेजेंट होता है एट अ डिस्टिंक्ट साइट. तो इससे पहले हमने कवर किया है, इस पाथवे से पहले हमने कवर कर लिया है रास मैप काइनेज पाथवे. सो बोथ दीज पाथवेज आर वेरी सिमिलर एंड इनकी जो मेन मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग है काफ़ी सिमिलर है. ये दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन एंड दिस इज़ द साइटोसोलिक रीजन. तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे जो है एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है लाइगेंड का और साइटोसोलिक में सी टर्मिनल. Here we can see that RTK initially present at a distant point from each other, but as the ligand binds with the receptor, it induces ligand-induced receptor dimerization. तो ligand के कारण जो है dimerization हो जाती है and after dimerization we can see cross phosphorylation of the tyrosine residue. तो tyrosine residue की cross phosphorylation हो जाती है through the टायरोसिन काइनेज डोमेन. तो काइनेज जो है इनको फॉस्फोराइलेट कर देता है. उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्टिव रिसेप्टर है, नाउ दिस रिसेप्टर हैज़ बिकम एक्टिव. नाउ दिस एक्टिव रिसेप्टर कैन एक्टिवेट एनी काइंड ऑफ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. एंड इन दिस पाथवे, इन दिस mTOR काइनेज पाथवे, mTOR pathway, we see there is an enzyme which is called as PI3K enzyme. यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है PI3K जो कि मॉलिक्यूल नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव होगा तो ये जो है PI3K एंजाइम जो है रिसेप्टर के पास आके एसोसिएट हो जाएगा और ख़ुद को एक्टिवेट कर लेगा. तो ये जो एक्टिवेशन है ये फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू पे आके दिस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पे आके लिंक हो जाने के बाद होता है. PI3 का यहाँ पे हमारे पास फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज. हियर PI3K indicates phosphoinositide 3 kinase. Phosphoinositide 3 kinase, as the name suggests, it's a kind of enzyme. ये जो काइनेज यहाँ पे है ये एंजाइम के बारे में हमें बता रहा है. अब ये जो एंजाइम है जैसे एक्टिव होगा यानी कि फॉस्फोराइलेट होगा, इसका काम क्या है, इस एक्टिव एंजाइम का काम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं PIP2 के. PIP2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, PIP2 हमारे पास यहाँ पे है फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट. Phosphatidylinositol 4,5 biphosphate, these are the molecules, these are the two molecules of PIP2 that are embedded in the plasma membrane. They are having the 4th and 5th पोजीशन पे 2 फॉस्फेट इन पे लगे होते हैं. सो दे आर हैविंग 2 फॉस्फेट, ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 फॉस्फेट. और ये जो मॉलिक्यूल है PIP2 अभी इनएक्टिव स्टेट में है. तो जैसे ही ये एक्टिवेटेड PI3K एंजाइम जो है जैसे ही इस इनएक्टिव PIP2 के साथ रिएक्ट करता है, इनके पास जाता है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. दिस PIP2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of PIP3. So here we can see because of the action of PI3K enzyme which is in the active state, when it reacts with the 2 molecules of PIP2, these 2 molecules gets converted into PIP3. So PIP2 से दोनों मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं PIP3 मॉलिक्यूल में. अब PIP3 मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या है, PIP3 मॉलिक्यूल इंडिकेट्स फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट. क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप लग गए हैं तो PIP3 इंडिकेट्स फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट. हियर वी कैन सी देयर आर 3 phosphate groups which are associated with it, and now this inactive PIP2 gets converted into active PIP3.
This PIP3 phosphatidylinositol 3,4,5 triphosphate, these are the second messengers. The second messengers are those molecules which are produced in response to the primary messengers which are the ligands. तो ligands जो हैं primary messengers हैं और इनके ही response में जो है second messengers बनते हैं और second messengers जो हैं further जो है signaling में मदद करते हैं. They are kind of helpers in the signaling. तो ये जो PIP3 है these are the second messengers which are formed in mTOR पाथवे. तो mTOR पाथवे में या AKT/PKB सिग्नलिंग पाथवे में हमने देखा कि सेकेंड मैसेंजर्स भी बनते हैं. अभी जो सेकेंड मैसेंजर्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स बने हैं PIP3 के, तो होगा क्या कि साइटोप्लाज्म के पास भी कुछ अलग अलग प्रोटीन्स होंगे. अब ये जो अलग अलग प्रोटीन्स हैं इनका क्या क्या नाम है? देयर आर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, दैट इज PDK1 एंड वी हैव AKT/PKB. तो PDK1 एक तरह का मॉलिक्यूल है और AKT या PKB एक तरह का मॉलिक्यूल है. PDK1 का यहाँ पे फुल फॉर्म है, here we can see the PDK1 indicates phosphoinositide dependent protein kinase 1. So PDK1 is phosphoinositide dependent protein kinase 1. This is the PDK1. तो ये PDK1 जो है ये इसके पास होता है टायरोसिन रेजिड्यू इसके पास मौजूद होता है, राइट. और एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं AKT या PKB. ये जो PKB है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन काइनेज बी. तो प्रोटीन काइनेज बी इज़ द नेम ऑफ PKB. अब PDK1 के पास टायरोसिन रेजिड्यू है जबकि PKB या AKT के पास सिराइन थ्रियोनिन रेजिड्यू है. ये अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेट होते हैं. तो जो टायरोसिन है और इसके पास सिराइन थ्रियोनिन रेजिड्यू है और इसके पास ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं PDK1 एंड PKB या AKT, ये दोनों एसोसिएट कर जाते हैं विद वन मॉलिक्यूल ऑफ PIP3. तो एक जो है PDK1 इसके साथ एसोसिएट हो गया जबकि AKT/PKB PIP3 के साथ एसोसिएट हो गया विद द हेल्प ऑफ PH2 डोमेन. मैंने आपको बताया था कि ये जो डोमेन्स होते हैं ये एक हेल्पर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट कराने में विद द एक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो ये जो फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ एसोसिएट करवाने में एक तरह की ये हेल्पिंग साइट्स होती हैं या डोमेन्स होते हैं. तो ये यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन है दैट इज़ द PH2 डोमेन. तो PH2 डोमेन की मदद से AKT/PKB मॉलिक्यूल गेट्स एसोसिएटेड विद द PIP3 मॉलिक्यूल. ओवर हियर होता क्या है कि जो PIP3 मॉलिक्यूल है इसके साथ ये PKB जुड़ तो जाता है बट ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाता. मतलब only the association of PKB/AKT takes place with the PIP3 molecule. However, PIP3 molecule is unable to phosphorylate this molecule. On the other hand, the PDK1 molecule which is having the tyrosine residue is associated with the PIP3 molecules gets phosphorylated with this molecule. PIP3 की मदद से ये PDK1 जो है फॉस्फोराइलेट हो जाता है. अब उसके बाद क्या है कि ये टायरोसिन रेजिड्यू है और ये सिराइन थ्रियोनिन रेजिड्यू है. PIP3 कैन नॉट फॉस्फोराइलेट सिराइन थ्रियोनिन रेजिड्यू. PIP3 के जो ये फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप्स हैं या जो एक्टिव PIP3 है ये जो है सिराइन थ्रियोनिन को फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकती जबकि PIP3 जो है टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर सकती है. होता क्या है कि जैसे ही PDK1 जो कि टायरोसिन रेजिड्यू से फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद जो है AKT/PKB के सिराइन थ्रियोनिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर देता है. तो इस PDK1 का काम है AKT या PKB को फॉस्फोराइलेट करना, ना कि PIP3 का. PIP3 के साथ सिर्फ एसोसिएशन हो जाती है. तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स लिख रखे हैं कि किस डायरेक्शन में जो है हमारी सिग्नलिंग जा रही है. तो यहाँ पे जो है पहले फॉस्फोराइलेशन होती है और फिर बाद में जो है PDK1 जो खुद फॉस्फोराइलेट हो जाता है उसके बाद ये एक्टिव करता है PKB को या AKT को और वो फॉस्फोराइलेट कहाँ करता है? सिराइन थ्रियोनिन रेजिड्यू पे. अब ये जो एक्टिवेट हो गया है PKB/AKT ये PIP3 से डिसएसोसिएट हो जाता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है. तो अब ये एक्टिव जो हो चुका है AKT/PKB, now this activated protein or this activated molecule it can activate any protein. ये जो हम अब ये जो एक्टिवेटेड हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है this active structure or this active molecule now it can active any protein, it can activate any protein. यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि FOXO which is a transcription factor. FOXO एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट कर सकता है.
अब होता क्या है कि इसकी एक्टिवेशन के कारण, इस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन के कारण जो बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर प्रोटीन होता है जिसको हम टीएससी प्रोटीन कहते हैं, ये जो टीएससी प्रोटीन है इसकी इनहिबिशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ AKT/PKB। और ये इनहिबिशन जो है बहुत फ़ायदे की इनहिबिशन है। फ़ायदे की इनहिबिशन ये इस तरह से है कि जैसे ही ये टीएससी प्रोटीन इनहिबिट हो जाता है तो एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम रेप बोलते हैं। तो ये रेप जो है, ये जो है जीडीपी के साथ एक्चुअली एसोसिएटेड होता है। जब ये टीएससी प्रोटीन एक्टिव होता है, टीएससी जब एक्टिव होता है उस टाइम पे जो रेब है वो जीडीपी के साथ एसोसिएटेड होता है। और हमें पता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल जीडीपी के साथ एसोसिएट है तो वो इनएक्टिव है। तो जैसे ही ये AKT/PKB एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद ये टीएससी प्रोटीन को इनहिबिट करता है, जिसके कारण जो रेब है वो जीडीपी से हट के जीटीपी के साथ एसोसिएट होकर एक्टिव हो जाता है। तो रेब की एक्टिवेशन जो है वो AKT/PKB की एक्टिवेशन पे डिपेंड करती है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल एक्टिव हो गया वैसे ही रेब भी जीटीपी के साथ एसोसिएट होके एक्टिव हो गया। अब जैसे ही रेब जो है वो जीटीपी के साथ एसोसिएट होके एक्टिव हो गया वैसे ही इसने जो है mTOR1 को एक्टिवेट कर दिया, मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन 1 को एक्टिव कर दिया। अब इसकी एक्टिवेशन इसने कर दी तो ये भी फॉस्फोराइलेट हो गया, एक्टिव हो गया। अब mTOR1 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये जो है न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और डीएनए पे जाके बाइंड करेगा और सेल ग्रोथ या सेल की डिवीजन में काम आएगा। तो ये एक तरह का हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या एक्टिवेटर है जिसने सेल ग्रोथ या सेल की डिवीजन कराई। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हम मान लेते हैं कि AKT या PKB जो है इनएक्टिव स्टेट में हो, जब ये नॉर्मली बॉडी के अंदर इनएक्टिव स्टेट में होता है या जब ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाता या इसको भी PD के जो है टायरोसिन अभी इसको फॉस्फोराइलेट नहीं किया होता, उस टाइम पे ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। और इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है, ये एक्टिवेट रखता है TSC प्रोटीन को। और अगर ये TSC प्रोटीन को एक्टिव रखेगा तो ये TSC प्रोटीन जो है रेप को इनएक्टिवेट रखेगी, क्योंकि ये रेप के साथ जीडीपी हमेशा बाइंड करके ही रखेगी, इसको ये जीडीपी से फ्री नहीं होने देगी। तो ये होता है जब AKT या PKB विच इज़ प्रोटीन काइनेज भी इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहे। राइट, सो दीज आर दी टोटल, ये जो हमारे फुल फॉर्म्स हैं ये भी हमने देख ली हैं। उसके बाद ये जो mTOR है, अब ये जो mTOR है ये भी दो तरीके के होते हैं, विच इज़ मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ mTOR1 एंड mTOR2। mTOR1 जो है वो रैप्टर प्रोटीन कंटेन करता है, जबकि mTOR2 जो है रिक्टर प्रोटीन कंटेन करता है। mTOR1 का फंक्शन है सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में, जबकि mTOR2 का काम है एक्टिवेशन ऑफ AKT/PKB। एक और चीज़ है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो mTOR1 है ये एक ड्रग होता है रेपामाइसिन, जिसकी ये सेंसिटिव है। देखो रेपामाइसिन ड्रग को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, mTOR इज मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। अब रेपामाइसिन नाम तो इसमें भी आ रहा है, तो रेपामाइसिन एक्चुअल में क्या होता है, एक ड्रग होता है और ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। अब इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कौन से होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को रिप्रेस करते हैं या काम नहीं करने देते, उसको रोकने का काम करते हैं। होता क्या है कि mTOR1 बहुत सेंसिटिव होता है रेपामाइसिन के, मतलब अगर रेपामाइसिन ड्रग दे दी जाए तो mTOR1 जो है वो काम नहीं करेगा, और अगर mTOR1 काम नहीं करेगा तो सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेपामाइसिन हम ड्रग क्यों देंगे। रेपामाइसिन हम ड्रग तब देंगे जब हमें ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन करानी हो। तो ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रेपामाइसिन ड्रग इज गिवन बिकॉज इट इज़ सेंसिटिव, because mTOR1 is sensitive to rapamycin drug, which is an immunosuppressant, and this immunosuppressant actually inhibits the cell growth and cell division and very helpful in organ transplant। जैसे ही कोई नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन जो कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उस पर अटैक ना कर दे, उससे बचने के लिए रेपामाइसिन ड्रग दी जाती है। तो ये mTOR1 की सिग्नलिंग को हम इस तरह से बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल